कैप्टन सफदर साहब दामाद ख़ास हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने एक गुफ्तगू की है, वो ज़रा सुनिए, मुख्तसर सी है, सुनिएगा ज़रा जी। आइए उसे लोग 8-8 घंटे इस्लामाबाद जुलना चाहिए। जैसे नवाज शरीफ ने ऐलान किया मानसरा में मोटरवे जाएगी, आई है या नहीं आई? असा क्या किया नवाज शरीफ ने? उसी मोटरवे होता बिठाल के वापस छोड़े, चलो जी आराम नाल हो रहा है। मोटरवे आई है उसे लोग 8-8 घंटे इस्लामाबाद जुलना चाहिए। जैसे नवाज शरीफ ने ऐलान किया मानसरा में मोटरवे जाएगी, आई है या नहीं आई? असा क्या किया नवाज शरीफ ने? उसी मोटरवे होता बिठाल के वापस छोड़े, चलो जी आराम नाल हो रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है? ये वो कह रहे हैं कि मानसरा मोटरवे लाए नवाज शरीफ साहब, और बड़ा लंबा सफ़र था, वो ले आए मोटरवे, लेकिन आपने क्या किया नवाज शरीफ के साथ? आपने ये किया कि आपने गाड़ी में बिठाया और उन्होंने कहा आप वापस चले जाएं। यानी मानसरा से इलेक्शन लड़े थे नवाज शरीफ साहब 2024 में, तो मानसरा का इलेक्शन वो हार गए थे, और इसलिए मानसरा के अवाम ने असल क्या किया? अवाम ने फैसला क्या किया? अवाम सड़कों को देख के फैसला नहीं करते, अवाम देखते हैं कि उनके हकूक़ का ख्याल कौन रखता है, अवाम देखते हैं कि उनको इज़्ज़त और एहतराम कौन देता है, अवाम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन फ़ायदा मंद है, अवाम ये देखते हैं। तो ये ख़ुद दामाद ख़ास हैं जो ये ऐलान कर रहे हैं। अब इस ख़ानदान को जनाब फील्ड मार्शल जो हैं वो हर सूरत में बाय हुक और क्रुक हर सूरत में दोबारा इनको खड़ा करना चाहते हैं, और चचा यहाँ उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया फॉर्म 47 दे के, भतीजी साहिबा को वज़ीर आला बना दिया फॉर्म 47 दे के। दोनों हारे हुए हैं, दोनों के जीते हुए उम्मीदवार जो हैं वो बेचारे अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, और शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबल थी आलिया हमज़ा, उनसे जेल में डाला हुआ है। 9 मई के झूठे मुकदमात में तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर हमला भी हो चुका है जेल में। और मरीम साहिबा से जीते थे महर शराफत, वो जीते हुए हैं। पीपल्स पार्टी तस्दीक कर रही है कि वो जीते हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी जेल में डाला हुआ है, और वो जेल में बैठ के जीत गई। ये फॉर्म 47 की पैदावार, जिसको फॉर्म 47 कहा जाता है, ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हुई नवाज शरीफ साहब से जेल में डाला हुआ है, और बदतरीन जुल्म किया जा रहा है उनके साथ। आलिया हमज़ा बदतरीन जुल्म किया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब से जीती हैं, और महर शराफत वो मरीम साहिबा से जीते हैं, और किसी का भी इलेक्शन पटिशन जो है अभी तक एंटरटेन नहीं की, और रिटायर्ड जजेस को लाना पड़ा इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए। ये है सूरत हाल। दामाद ख़ास की बात आपने सुन ली, इस निज़ाम को बचाने की बात कर रहे हैं, ये निज़ाम बच नहीं सकता। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ज़रा आपको सुनाया जाए कि घर के अंदर से क्या आवाज़ उठ रही है। ये घर के अंदर की आवाज़ है, अब ज़रा घर के बाहर की आवाज़ें सुनवाते हैं। अब पहले चलते हैं ज़रा राना सनाउल्लाह साहब की तरफ, क्योंकि कश्मीर में सारे मान रहे हैं कि ये खूनी इलेक्शन है, ये कातिल इलेक्शन है, ये गोली इलेक्शन है, और खून बहाया जा रहा है। कश्मीर में बदतरीन पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन जुल्म किया जा रहा है इस वक्त। पाकिस्तान की तारीख़ 80 साल में ऐसा किसी हुक्मरान ने नहीं किया जो कश्मीर में इस वक्त किया जा रहा है। 100 से ज़्यादा जानें जो हैं ऑन द रिकॉर्ड वो जाने जा चुकी हैं, शहीद हो चुके हैं, और कश्मीर जल रहा है, बल्कि जल चुका है और बिल्कुल वीरान है। कारोबार बंद हैं, और हर जगह हर तरफ से वहाँ पे क्या है, उस कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान से भी बदतर है। बलूचिस्तान में तो जो है वो दहशतगर्दों ने, कलदम तंजीमों ने वो कंट्रोल किया हुआ है ना। तो कश्मीर की हालत तो फोर्सेस ने की है, कश्मीर की हालत इस जाली निज़ाम ने की है। तो राना सनाउल्लाह साहब कश्मीर में अब पीपल्स पार्टी और नून लीग मद्दे मुकाबल आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे खूब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये धांधली ज़्यादा प्रोग्राम है, सब कुछ कर रहे हैं। पहले ज़रा सुनिए जी कि राना सनाउल्लाह साहब को सुनिए, उसके बाद मैं इसका जवाब दिया है बिलावल भुट्टो ने। और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। उल्टी गिनती इनकी वो कहते हैं शुरू हो जाएगी। अब आगे ज़रा सुनाइएगा जी राना सनाउल्लाह साहब को एक और। 99% लोग जो हैं वो आपके भाई हैं, हमारे भाई हैं। वो मुहिब्बे वतन कश्मीरी भी हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं। ये एक्शन कमेटी के बारे में कह रहे हैं राना साहब कि 99% वो हमारे भाई हैं, मुहिब्बे वतन भी हैं और मुहिब्बे कश्मीरी भी हैं। दोबारा सुनिए ये क्या फरमा रहे हैं। एक्शन कमेटी में 99% लोग जो हैं
वो आपके भाई हैं, हमारे भाई हैं। वो मुहिब्बे वतन कश्मीरी भी हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं। अब ये कलअदम भी करार दे चुके हैं ये इनको दहशतगर्द भी करार दे चुके हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर चुके हैं, और वहाँ पे कत्लेआम भी हो चुका है, लाशें भी गिरा रहे हैं। और अब इतनी लाशें गिराने के बाद अब ये कह रहे हैं कि वो मुहिब्बे वतन भी हैं और कश्मीरी भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। और ये वजह क्या है? वजह ये है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग और फील्ड मार्शल रह गए हैं जो कि ज़िम्मेदार करार दिए जा रहे हैं कश्मीर के। अब पीपल्स पार्टी भी वहाँ से राह फरार इख्तियार कर रही है और वो भी इलेक्शन का इंतज़ार कर रही है 10 अगस्त का। उसके बाद उन्होंने भी, पीपल्स पार्टी ने भी वो कुछ करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि लड़ाई होगी मफादात की, असूलों की नहीं, मफादात की लड़ाई है। कश्मीर मांग रहे हैं, पीपल्स पार्टी मांग रही है, इधर से नून लीग मांग रही है। फील्ड मार्शल ने फैसला करना है कि फॉर्म 47 किसको देना है, क्योंकि वोट किसी को भी नहीं पड़ा। वोट तो पाकिस्तान के अवाम, कश्मीर के अवाम तो निकले ही नहीं, वो तो बैठे हैं घरों में, वो तो इनको दे रहे हैं दुआइयाँ, बददुआएँ दे रहे हैं, वो तो अपनी लाशें उठा रहे हैं। और मैं आपको वो फुटेज नहीं दिखा सकता वादी नीलम की, कि वहाँ पे ऐसे है, खून सड़कों पे मैंने देखा जैसे कोई जानवर ज़िबा किए होते हैं। वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि आप लोग बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी देखती हैं, हमारी माएँ बहनें भी देखती हैं, और वरना तो वहाँ पे ऐसे खून एक सड़क पे मैंने देखा। तो ये सूरत हाल है, ये मामला है। तो क्या इस तरीके से ये सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कश्मीर जो है वो कश्मीर में बहुत शहीदों का खून है, बहुत शहीदों का खून है, और ये कश्मीर से खेल रहे हैं और उस सरज़मीन से खेल रहे हैं, और उस सरज़मीन को इन्होंने ज़मीन का एक टुकड़ा समझ लिया है। जैसे कोई दुकान पे झगड़ा होता है या किसी कोई 2-4 एकड़ पे होता है, ये इस तरह समझ लिया। और वो कैप्टन रिटायर्ड लियाकत है, वो उल्टा एक झूठा बयानिया बयाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इतने सच्चे होते तो ये आलमी ज़राए अबलाग पे पाबंदी ना लगाते कि आप कश्मीर जा नहीं सकते। उन पे पाबंदी इसलिए लगाई है कि वहाँ से हर घर में एक दर्दनाक स्टोरी है, एक इंसानी अलमिया है जो वहाँ से पड़ा है, और आर्मी मीडिया ने उसको रिपोर्ट करना था, इसलिए उन्होंने पाबंदी लगाई है। आगे एक और है जी, राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कुछ, वो भी सुनाइएगा जी ज़रा। शर्म करो, कोई हया करो, ये बताओ कि ये 4 पे जो है, ये 4 पे जो है वो धांधली नहीं हुई और 5 पे धांधली हुई है। एक हल्के पे धांधली हुई है, दूसरे में नहीं हुई। क्या सारा दिन प्रापेगंडा करते रहे हो? प्रापेगंडा किया कि जी हमारे एमएनए को जख्मी कर। तो ये इनकी बुनियादी बात है। कहते हैं कि ये बिलावल भुट्टो को कह रहे हैं। कल बिलावल भुट्टो ने सारी बातें, कल पीपल्स पार्टी उनके जलसे थे, उन्होंने तकरीरें की थी, तो ये बिलावल भुट्टो को जवाब दे रहे हैं कि शर्म करो, हया करो। अब ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, ये बात जहन में रखिएगा कि इनको रात के 12:30 बजे, इन सारे बाबों को रात के 12:30 बजे इनके ये पोतड़े उतार चुके थे, इनको पोतड़े पहनाए गए, बिस्तरों से निकाला गया। सर्दी में, फरवरी 2024 की बात कर रहा हूँ, सोए हुए थे, हारे हुए थे, इन ख़ानदानों को निकाला गया क्योंकि सब सो रहे थे, और उनको पोतड़े पहनाए गए और उनको लाया गया मुंह धुलवा के, और ला के ज़बरदस्ती कहा गया कि जनाब चलें जी करें मुआहिदा, और वो मुआहिदा शुरू हो गया और पावर पॉलिटिक्स शुरू होगी, और वो पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो गया। ईवान सदर मेरा होगा, वज़ीर आज़म हाउस आपका होगा, गवर्नर हाउस मेरे होंगे, स्पीकर आपका होगा, चेयरमैन सेनेट मेरा होगा। इस तरीके से बंदर बांट की गई थी फॉर्म 47 की। और अब ये कह रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि शर्म करो, हया करो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम धांधली कर रहे हो, तुम धांधली कर रहे हो। ये है इनकी असलियत, और इस निज़ाम की असलियत ये है। और ये सारा निज़ाम बड़ी मेहनत से जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम ने बनाया था। बहुत शौक़ था इनको कि अमेरिका से, डोनाल्ड लू से पर्ची मंगवा के हम उसको लहराएंगे और कहेंगे, पूरी फ़ौज को कहेंगे, ये देखें अमेरिका हमारे साथ है। झूठ बोल बोल के ये जाली निज़ाम कायम किया था, और उसी जाली निज़ाम को आगे बढ़ाया हमारे बादशाह सलामत फील्ड मार्शल ने। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो है राना सनाउल्लाह साहब। अब ज़रा बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जितना ज़्यादा ये कहेंगे कि ये निज़ाम नहीं जा रहा, 5 साल पूरे करेंगे,
یہ اتنا ہی جھوٹ بولیں گے. اصل میں یہ سب جا رہے ہیں. سنائیے گا جی ذرا. رہی بات وزیر اعظم صاحب کی اور پاکستان کی حکومت کی، اب آپ انہی لوگوں کو دیکھیں گے جو سسٹم کلیپس کی بات کر رہے تھے، وہ اتنی زور سے کہہ رہے ہوں گے کہ وزیر اعظم اپنا 5 سالہ مدت پورے کرے گا. آپ سمجھیں کہ جتنا زور سے کہہ رہے ہیں اتنا ان کا یقین نہیں ہے کہ باقی ایسے ہوگا. تو اگر ان کو یقین نہیں ہے تو کشمیر کے عوام کو یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ 3 سال کیا اگلا ہفتہ رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر تو یہ ہے معاملہ، اور حقیقت یہی ہے کہ جانے والے کو نہیں پتہ ہوتا، اور جانے والے کو پرویز مشرف صاحب کو بھی نہیں پتہ تھا. حالانکہ وہ جنرل پرویز مشرف صاحب تھے، صدر پرویز مشرف صاحب تھے، سب کچھ ان کے کنٹرول میں. ان کو بھی نہیں پتہ تھا. ان کو بھی چند گھنٹے پہلے پتہ چلا تھا کہ آپ جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جی ایچ کیو میرے ساتھ ہے، فوج میرے ساتھ ہے، اور مجھے کون چھیڑ سکتا ہے، اور مجھے یہ ہلائیں گے جن کو میں لے کے آیا ہوں، اور یہ مجھ سے معافی مانگ کے جو ہیں یہ مجھے نکال لیں گے. تو ان کو بھی نہیں اندازہ تھا. تو اس لیے جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے. اور بہت ساری مثالیں اس میں. ایک نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی تھی، تاریخی تقریر تھی، کہ قوم سے خطاب کیا تھا انہوں نے، نہ استعفیٰ دوں گا، نہ اسمبلیاں توڑوں گا، اور نہ معافی مانگوں گا. یہ 3 باتیں کی تھیں، اور پھر انہوں نے اسمبلیاں بھی توڑیں، استعفے بھی دیے، اور معافی بھی مانگی. تو ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے ان کو بھی نہیں پتہ ہے، ان کو تیز لوگ ہیں، لیکن یہ اندر خانے ذرا جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. یہ تو ہو گیا آپ کا نظام کے خاتمے کی بات، آپ کو میں نے سنوا دیا. اب ذرا آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ مت کوئی ذہن میں رکھے کہ یہ 27 ستمبر جو ہے یہ بس آنے جانے کے لیے رکھی ہوئی ہے. 27 ستمبر نہیں، بلکہ یہ فائنل اور حتمی پروگرام ہے. کیا کہتے ہیں ذرا سنائیے جی. نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں، یہ ایک شروعات ہے ایک تحریک کی. ہم نے اس نظام سے ٹکر لینی ہے، اس نظام کو گرانا ہے، اور پوری قوم کو یہ کال ہے. اب کوئی نہ کہے کہ کال نہیں دی. یہ ہر بچے، بڑے، بوڑھے، بی بی، ہر ایک کو کال ہے کہ نکلو آپ. اب اس وسطائیت کے نظام کے خلاف نکلو، اس نظام کے خلاف نکلو جس کی کل شکل آپ نے دیکھی، جس کی بھیانک شکل آپ نے دیکھی جب ریحان بھائی پر حملہ ہوا، تشدد ہوا. ہم نے اس ملک میں انسانیت کی عزت کو بحال کرنا ہے، چار دیواری کی عزت کو بحال کرنا ہے، اور یہ عمل جاری رہے گا جب تک ہمیں فتح نہیں. تو یہ عمل جاری رہے گا جب تک فتح نہیں ہوگی. پاکستان تحریک انصاف دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کر رہی ہے، اور مولانا صاحب سے بھی، جماعت اسلامی سے بھی، اور پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کرے گی. اور اس سلسلے میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، ان سب کو ساتھ لے کر چلا جائے گا. اور چونکہ انڈیویجولی تو سارے نکلے ہوئے ہیں، اور جماعت اسلامی نے کل بھی احتجاج کیا اور کل بھی احتجاج کرنا ہے. 4 صوبوں میں، وفاقی دارالحکومت، صوبائی دارالحکومت پنجاب میں ان کا لاہور میں کل دھرنا ہے، لانگ مارچ ہے سی ایم ہاؤس کی طرف، اور گورنر ہاؤس کی طرف کل ان کا لانگ مارچ ہے جماعت اسلامی کا. اسی طریقے سے کراچی میں ان کا گورنر ہاؤس سندھ، اس کے طرف لانگ مارچ ہے کل. اور خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس پشاور کی طرف لانگ مارچ ہے. بلوچستان میں بلوچستان میں گورنر ہاؤس سی ایم ہاؤس کی طرف لانگ مارچ ہے. تو جماعت اسلامی نے بھی ادھر سے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. آج گڈس ٹرانسپورٹ والے ہڑتال پر ہیں، اور پیٹرولیم ایسوسی ایشن والے لائن میں لگے ہوئے ہیں. تاجر تنظیمیں سوچ رہی ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس یہ ہے کہ ابھی انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل پہ مزید لیوی بڑھانی ہے، کیونکہ کوئی ان کو سینکڑوں نہیں، مہینے کی بنیاد، سالانہ بنیاد پہ ان کو سینکڑوں ارب جمع کرنا ہے. اور ایف بی آر میں اتنی سخت نہیں ہے، ٹیکسیشن کے نظام میں اتنی سخت نہیں ہے. وہ سارے کا سارا پیٹرول اور ڈیزل بیچ کے، لیوی لگا کے، ٹیکس لگا کے، وہاں سے یہ پیسہ انہوں نے اکٹھا کرنا ہے.